सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वैसे तो वीडियो मैं कल डालना चाहता था, लेकिन पोल देख के लगा कि अब तो अभी डालना पड़ेगा, तो अभी से बना रहा हूँ। और आज जो हम करेंगे वो एक गोल्डन टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज का भी टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपके जो क्वेश्चंस हैं टोटली रिलेवेंट टू द एग्ज़ाम होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, नॉन वर्बल के भी हैं और जीके के क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं रागा सेक्शन के, तो आप उनको अटैम्प्ट कीजिए। पेन कॉपी आप अपना रख लीजिए अपने पास में, ताकि आप उसको सोल्व कर सकें। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप 45 मिनट लगा देते हैं, वहाँ पे तो 30 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो देखिए, मैं समझाने के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं आपको 2-4 घंटे में कराऊँ या कुछ ज़्यादा टाइम खींचने का। बाकी आप उस चीज़ को समझिए, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सबको ध्यान में रख के वीडियो बनाया जाता है। अभी एक पर्सनल ऐसा हो सकता है कि आप उसको क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हैं, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है उसको 30 सेकंड में कर ले। तो 1 मिनट वाले के लिए और 30 सेकंड वाले के लिए, दोनों के लिए सोचना पड़ता है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, माई स्टडी दोस्त के नाम से ही है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है a + b = 5 एंड नेक्स्ट आपके पास में इक्वेशन दिया गया है 3a + 2b = 20। आपको आंसर बताना है कि 3a + b = व्हाट। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें से 2 इक्वेशन दी गई हैं और आपको जो है 2 ही मान निकालने हैं, ए और बी के, और ए और बी के मान निकाल के आप यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको सोल्व करने के। इसको भी सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को या तो ऐसे कर लीजिए कि ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए। ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 या -b, फिर इसको जो है इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, जैसे आप इसको मैच करवा लीजिए। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2a 2b, ये 2b और 2b मैच हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होकर कट जाएगा, और ये 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये 2b तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a। ठीक है, और इधर जो आपके पास में बच जाएगा वो माइनस का 10, मतलब a की वैल्यू तो 10 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 10 है तो आपको पता है कि a + b आपको जो है 5 दे रखा है। a की वैल्यू अगर 10 है तो b की वैल्यू जो आपके पास में कितना हो जाएगी 5 - 10, यानी कि b की वैल्यू -5 आ जाएगी। दोनों का मान रख दीजिए। 3 × a का मान 10 है और प्लस b का मान जो है -5 है, इक्वल क्या आएगा, तो ये तो हो जाएगा 30 - 5 यानी कि 25। ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं थे, लेकिन ज़रूरत भी आपको है नहीं, आगे दिए गए हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो आई होप आपने निकाल लिया होगा इसका आंसर और आपका सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। आप इसको, मैंने 2 तरीके से बताया कि आप इसको या तो विलोपन विधि से कर सकते हैं, या आप इसको जो है एक इक्वेशन से a का मान निकाल लीजिए, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा और b का मान मिल जाएगा, सॉरी, और उसके बाद में a का मान आप इस इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है, x जो है y का 90% है, यानी कि x = क्या है 90% ऑफ y। ठीक है, y तो आपको पूछा है कि y = व्हाट परसेंट, यानी कि मैं x% लिख देता हूँ, x% ऑफ x, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए x y का 90% है, तो सबसे पहले आप x लिखिए इक्वल टू 90% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। देखिए हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, और ये किसका है y का। अब इसके एक्स वाई का रेशियो निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9/10। अब एक्स वाई को इस तरह से लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू 9 हो गई, वाई की 10। आपसे पूछा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई कितना है 10, एक्स का मतलब का मतलब होता है नीचे लिखना है आपको 9 × 100। अब ये कितना हो जाएगा 10 × 100 1000/9। अब इसमें आप डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा 111.1, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये सोल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या बोलता है, ए तथा बी की उम्र यानी कि एज का रेशियो, ठीक है 4:3 है, यानी कि ए और बी की एज का रेशियो 4:3 है। ठीक है, ए जो है 6 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 6 ईयर, ए जो है वो कितने ईयर का हो जाता है 26 ईयर का।
तो देखो ए कौन सा है 4, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि इसकी एज जो है प्रेजेंट में वो कितनी है 4x, और 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी, इसमें 6 जुड़ के ये 4x + 6 हो जाएगी। इसका मान हमें दिया गया है, ये कितना दिया गया है 26। अब देखिए यहाँ पे 4x का मान कितना हो जाएगा, 26 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है b का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो b क्या है, इसका प्रेजेंट एज निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 3x। तो यहाँ पे x मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रेशियो मान है, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होगी तभी एग्जैक्ट बनेगा। तो 3x यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, ये 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि जो b की प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या वास्तविक संख्या। देखिए कोई भी संख्या हो वो संख्या हमेशा वास्तविक संख्या जरूर होगी, चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, क्योंकि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें सभी तरीके की संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, तो वास्तविक संख्या जो है इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का समद्विभाजकों के बीच कितना कोण होता है। देखिए अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इनका जो है बाइसेक्टर, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ये मैंने बाइसेक्टर किया खींचा। मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है और ये आपके पास में D है, इसका जो है बाइसेक्टर है ECD का, ये मैं मान लेता हूँ P है, और इसका बाइसेक्टर है ये Q है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि QCP ये कितने डिग्री का होता है, ये आपसे पूछा है, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी कोण ये 60 डिग्री हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका समद्विभाजक खींचा है हमने, तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो आपको पता है कि एक सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये बचा हुआ जो कोण है ये टोटल 120 का होगा, और अगर ये समद्विभाजक हमने खींच दिया तो ये 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये 60 + 30 जुड़ करके ये एंगल 90 हो जाएगा। ऐसे ही आप 40 के लिए लेके देख लीजिए। सपोज कीजिए इस एंगल का नाम, एंगल का जो मान है वो 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो ये 20 हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये 20 हो गया। अब बाकी अगर ये 40 है तो ये बचा हुआ जो एंगल है आपके पास में ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 170 का आधा यानी कि 70, तो 70 + 20 ये भी 90 होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए सत्य है, ये 90 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, एक दुकानदार यानी कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर का जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है वो कितना है, उस पर 10% का छूट यानी कि डिस्काउंट देता है। उसके बाद में क्या होता है, परंतु सौदेबाजी में वह 10% प्रॉफिट भी कमाता है। देखिए डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। देखिए प्रॉफिट कितना ले रहा है, वो है 10%। उसका जो है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दिया गया है 330। आपसे पूछा है कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको CP लिखना है, फिर आपको लिखना है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए डिस्काउंट हमेशा मैंने आपको बताया मार्क प्राइस पे दिया जाता है, 10% दे रहा है, 10% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू अगर डिस्काउंट दे रहा है तो मार्क प्राइस होगी। मार्क प्राइस अगर डिस्काउंट दे रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9। अगेन आपको बोला गया है कि प्रॉफिट दे रहा है 10% का। 10% प्रॉफिट का मतलब भी 1/10 होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के केस में ये CP होता है, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे 10, CP की वैल्यू 10 हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी सेलिंग प्राइस वो 11 हो जाएगी, प्लस कर दीजिए ऊपर वैल्यू, प्रॉफिट हो रहा है तो। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आई है आपके पास में सेलिंग प्राइस की, इसको जो है सेम बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लेफ्ट राइट भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CP 90 हो गया, MP आपके पास 110 हो गया, और जो है SP आपके पास में हो जाएगा वो 99 हो जाएगा। अब आपको पास में मान किसका दिया गया है, ये दिया गया है मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस यहाँ पे 110 आया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये बोल रहा है ये 330 है, तो ये इसका कितना गुना है, ये जस्ट इसका 3 गुना है। आपको CP पूछा है तो CP को भी 3 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 270। तो ये आपके पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 270 विल बी करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या आपके पास में कि 13 परिणामों का औसत यानी कि एवरेज जो है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 13 क्वांटिटीज हैं, इनका जो एवरेज है वो 68 है। तो 13 का एवरेज जो आपके पास में दिया गया है 68, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि फर्स्ट 7 जो क्वांटिटीज हैं या नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है
वो कितना दिया गया है आपके पास में 63। एंड अगेन बोला गया है कि अंतिम 7 यानी कि लास्ट 7 इनका जो एवरेज है वो दिया गया है 70। आपको पूछा है कि 7th जो क्वांटिटी है, जो परिणाम है वो क्या होगा। देखिए 7 और 7, लास्ट से भी 7 और स्टार्टिंग से भी 7, मतलब जो 7th पोजीशन का नंबर है वो 2 बार इसमें काउंट हुआ है। ये क्योंकि टोटल तो कितने हैं 13 ही है। अगर ये 2 बार काउंट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको क्या करें, इसकी टोटल वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 68 इंटू 13, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो 7 हमें चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है 7 भी होना चाहिए, क्योंकि ये 7 + 7 14 क्वांटिटीज बन रही हैं। इसके अंदर जो 13 है वो जो 7th नंबर पोजीशन वाला जो नंबर है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 63 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 70। अगर हम इसमें से, इस बड़ी वैल्यू में से इसको घटा देंगे कि 13 वैल्यूज को घटा देंगे तो जो 7th नंबर है अपने पास बच जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 13 गुणा 68 करना है, तो 13 से 8 को गुणा करेंगे तो 13 × 104 होता है, तो 4 आ जाएगा, और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 प्लस 10 हासिल का तो ये हो जाएगा 88, यानी कि 884 ये हो गया। अगेन 63 इंटू 7, तो 7 × 21 1, और 7 × 6 = 42, और 2 44। उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा 449। ठीक है, एक मिनट, 490, सॉरी 7 × 7 49 हो गया ना, 490। तो ये हो जाएगा 1 9 और 4 13, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 से 31, इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है 884 को, जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप पूरा सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, 11 - 4, ये आपके पास में कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 12 है -8, ये 4, 47 आपके पास रिमेन है। मतलब जो नंबर है, क्योंकि ये रिमेनिंग क्या होगा, 7th नंबर को हमने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार तो हमने इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा मान आ रहा है अपने पास वो 7th पोजीशन के डबल बार काउंट होने की वजह से आ रहा है, और वही नंबर हमसे पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे कि हो सकता है आपको समझ ना आया हो। देखिए 13 क्वांटिटीज़ हैं, उनका एवरेज जो है 68 है, तो टोटल क्या जो वैल्यू निकालेंगे नंबर वो कितना आ जाएगा 68 इंटू 13। फर्स्ट 7 का 63 दिया गया है, तो पहली 7 संख्याओं का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 63 इंटू 7। फिर लास्ट का निकालेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, 7th नंबर डबल बार काउंट है, तो एक बार तो हमें नहीं काउंट करना है, एक बार तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना ही है, क्योंकि 13 वैल्यू के अंदर जो है 7 भी होगा, लेकिन 2 बार 7 काउंट हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू अपने पास आएगी वो 7 की ही बचेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें देखिए 28 2 बार लिखा गया, एक तो नंबर है और एक लिखा गया है 28 लीटर जो मिक्सर है आपके पास में, उसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया गया है 5:2, और ये इसका वैल्यू कितना दिया गया है, ये आपके पास में दिया गया है 28, ये याद रखिएगा। उसके बाद में देखा गया है कि यदि मिक्सर में 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे मिक्सर दिया गया है, इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यू मिक्सर जो बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 5 है 2 है, इसका टोटल वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में 28 दी गई है, यानी कि ये इसका जस्ट 4 गुना है, तो आप इसको भी एग्जैक्ट बना लीजिए, गुना 4 और गुना 4, तो 520 हो गया, और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू थी कि 20 लीटर तो आपके पास में मिल्क है, 8 लीटर उसमें वाटर है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि उसमें 2 लीटर, ओनली 2 लीटर क्या किया, वाटर ऐड किया है, तो सिर्फ वाटर ऐड कर दीजिए। इसका रेशियो ये ही रहेगा, मिल्क 20 लीटर ही रहेगा, और ये हो जाएगा 8 + 2 10। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 1:2 नहीं करना है, 2:1, क्योंकि यहाँ पे जो पहले रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, मिल्क एंड वाटर का। अगर यहाँ पे हमें ये बोलता कि वाटर और मिल्क का रेशियो बताइए, तब हम 1:2 बताते, लेकिन मिल्क और वाटर का ही रेशियो हमें बताना है, तो ये आपके पास में 2:1 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। अब अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें बोला गया है कि किसी व्यापार में, यानी कि कोई भी आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें ए बी की अपेक्षा आधी धनराशि, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 बंदों की बात हो रही है, ए बी और सी। ये क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसने एग्जैक्ट नहीं बताया, इसने बताया कि ये इससे डबल करता है, ये इससे हाफ करता है, इस तरीके से ए बी की अपेक्षा आधी धनराशि लगाता है। यानी कि क्या करता है कि अगर बी 2 रुपये लगा रहा है, तो ए जो है इसका जस्ट हाफ लगाएगा, 1 रुपये लगाएगा। ठीक है, बी सी की अपेक्षा 2 गुनी धनराशि लगाता है। अगर सी 1 रुपया लगा रहा है, तो बी किससे डबल ही लगाएगा, 2 रुपये, जो हमने लिख लिया है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं होता तो हम कोई दूसरा नंबर लेके यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करा दे। अगेन मैं पढ़ देता हूँ, सी से जो है डबल लगाता है कौन, बी। ओके,
अगेन आगे बोला गया है कि सी द्वारा लगाई गई धनराशि, यानी कि जो सी है वो इन्वेस्ट कर रहा है 563 रुपीज़। तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा? देखिए 1 है और इस 1 की वैल्यू हमें दी गई है 563, तो ए भी तो 1 ही है, इसका वैल्यू भी 563 ही हो जाएगा और आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन कई बार आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा ही तो नहीं होगा, कुछ और तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो सोचना नहीं है, आंसर आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुर्ग में जो है 500 आदमियों के लिए है 24 दिन का भोजन अवेलेबल है। यानी कि देखिए आपके पास में कोई भी फोर्ट है, उसके अंदर जो है 50 मेंबर्स या 50 पीपुल्स बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मैन है, आप ये ठीक रहेगा, ठीक है। 500 है, सॉरी 500 मैन है, उसका जो है 24 डेज का जो है फूड अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या होता है कि 300 मैन जो है और आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मैन कितने हो गए? 800। अब इसका जो है कितने दिन तक वो खाना चलेगा? देखिए 500 अगर इसे खाते तब ये 24 दिन चलता, तो 800 खाते तो हम मान लेते हैं x दिन चलेगा। इस x की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 तिया 24, ये 3 हो गया, 5 गुणा 3 यानी कि हो गया 15। तो इस x की जो वैल्यू आ गई ये होगी 15, यानी कि 15 डेज चल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, यानी कि इंक्रीज की जाती है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि विड्थ जो है वो 20% डिक्रीज कर दी गई है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो एरिया है रेक्टेंगल का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए 20% दिया गया है, 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है। अब देखिए एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो सबसे पहले लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। लेंथ अगर मैं इनिशियली 5 मानूँ, देखिए इनिशियल वैल्यू नीचे से स्टार्ट होती है। लेंथ अगर इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि 5 थी, तो फाइनली जो है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार मैं विड्थ मानता हूं तो विड्थ जो है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 6 कैसे हो गई? क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो ऊपर की वैल्यू प्लस होके। अब विड्थ जो है यहाँ पे ये अगर मैं 5 मानता हूँ, क्योंकि इसमें भी 20% का ही हमें फ्रैक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है तो ऊपर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि ये 4 हो जाएगी। अब मुझे पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? इनिशियली और ये फाइनली, ठीक है। इनिशियली 5 इंटू 5 यानी कि 25 और ये 6 इंटू 4 यानी कि 24। तो देखिए बढ़ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है 25 से 24 हो रहा है, मतलब एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे नो चेंज ये भी नहीं हो सकता, तो सिंपली आपको देखना ही नहीं, आंसर यही लगा देना। नो चेंज यानी कि अपरिवर्तित दिया गया है, नो चेंज मतलब चेंज तो हो रहा है। अगर यहाँ पे भी 25 आ जाता तब हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन अभी हमारे पास में डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा। बाकी मैं इसको बता देता हूँ 4% कैसे हो रहा है। देखिए डिक्रीमेंट कितने का होता है? ये होता है 1 का, और किस पे हो रहा है? 25 पे। इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज बनाने के लिए, इसको 25, ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी कि 4%, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका करेक्ट आंसर था। डेफिनेटली ऐसे एक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी आपका काम करेगा, आपका फ्रैक्शन भी काम करेगा, और ऐसे सवाल अच्छे लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले B5, एक मिनट, पहले देखिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, मैंने अभी कंप्लीट किया है इसको। देखिए ए जो है एक काम को जो है 20 डेज में करता है, B 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। दोनों मिलकर के जो है एक के काम को जो है स्टार्ट करते हैं, और इसमें यहाँ पे भी एक चीज़ ऐड कीजिएगा, बी जो है उस काम के आधे भाग को, ठीक है, आधे भाग को 5 डेज में कंप्लीट कर देता है, और उसके बाद में वो कहीं पे चला जाता है, यानी कि वो काम छोड़ के चला जाता है। देन जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो ए कंप्लीट करता है। तो आपसे ये पूछा है कि ए उसे कितने डेज में कंप्लीट करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ए और बी यानी कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 20 डेज में और बी 10 डेज में। तो इनकी एफिशिएंसी जो होगी, कार्य क्षमता जो हो जाएगी, वो इनका जो है रेशियो आ जाएगा, इनकी 2:1। अगर एक दिन के अंदर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी जो है 1 यूनिट काम ही करेगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जस्ट इससे आधी है। अगर एफिशिएंसी हाफ है तो टाइम इसका जस्ट डबल लगेगा। तो देखिए जो अगर बी जो है 5 डेज में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 5 दिन में 10 यूनिट काम, ठीक है। तो 10 डेज लगेंगे उसको काम करने में, किसको? बी को, ठीक है। सो अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास में जो है बी करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये देखिए, एक बार उल्टा लिख लिया अपन ने, बी जो है 5 दिनों तक काम करता है। तो यहाँ पे जो है इसको चेंज कर लीजिए, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है,
ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। और एक चीज़ यहाँ पे भी कीजिएगा, ये जो है ए जो है इसे 10 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में। ठीक है, तो ये आपके पास 10 यूनिट जो है ये एक दिन यूनिट पर डे के हिसाब से जब ए करेगा तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। एक दिन का एक करेगा तो 10 यूनिट के लिए इसको 10 डेज लग जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में हो सकता है आपसे भी गलती हो जाए, यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन मेंशन नहीं था तो मैंने इसको थोड़ा अपने हिसाब से बना के इसका आंसर निकाल दिया आपके लिए। बाकी आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर लगा सकते हैं। वैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि रुंजुन का कक्षा में ऊपर से स्थान, यहाँ पे रुंजुन है, ये इसका स्टार्टिंग से जो है इसका पोजीशन है वो 9th प्लेस है और लास्ट से यानी कि बॉटम से इसका जो प्लेस है, यही प्लेस की बात कर रहा है, ये कौन सा 38th है। तो टोटल आपके पास में जो है स्टूडेंट पूछा है क्लास में कितने हैं। तो देखिए जब एक ही पर्सन की पोजीशन ऊपर से और नीचे से बताई जाती है तो आप इस केस में जो है टोटल कैंडिडेट निकालने के लिए या टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके -1 किया करो, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन वहाँ पे 2 बार काउंट हो जाती है, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए और एक यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास में 46। तो टोटल स्टूडेंट आपके पास 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है, यानी कि जो रुपी है वो क्या है, करेंसी है इंडिया का। सो सेम येन जो है ये किसका करेंसी, ये आपसे पूछा है इस तरीके से। तो पाकिस्तान का भी नहीं है, बांग्लादेश का टका है, जापान का येन है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में कि त्रिभुज ABC आपके पास में दिया गया है और ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज है ABC। और यहाँ पे जो है आपको पास में B जो है 90 दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, B पर समकोण है। यदि AB जो है 12 सेंटीमीटर है और BC जो है 5 सेंटीमीटर है तो साइन A का मान पूछा है। देखिए अगर आपसे साइन C का मान पूछा जाए तो इसका जो है आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी जो है मैं बता देता हूँ आपको साइन A। साइन ए मतलब ये एंगल आपसे काउंट कर रहा है। देखिए साइन का मान जो होता है आपके पास में लंब बटा कर्ण होता है, या आप इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपके पास में ये इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होता है, तो इसका जो मान हो जाएगा 5 और इसका जो है अगर देखिए 12 5 यानी कि ये 13 हो जाएगा। ये आपको पता भी होगा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, और नहीं भी पता है तो आप इसका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड करके उसका रूट निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा। बाकी ये 5 आया आपके पास में, और जो कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस ये 13 आ गया। 5/13 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसी क्वेश्चन के अंदर साइन C का मान आप मुझे बताएंगे क्या होगा। अब ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने एक्टिव हैं मॉक टेस्ट में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में कि आपके पास में एक थैले के अंदर, यहाँ पे आपके पास में ये देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, एक बैग है उसके अंदर जो है रेड गेंद कितनी है 3 है, ब्लैक, ठीक है ब्लैक कितनी है 5 है, और उजली यानी कि आप उसे ब्राउन बोल दीजिए या आप इसे बोल दीजिए व्हाइट, कुछ भी आप अपने हिसाब से मान लीजिए। उजली का मतलब आप इसे बोल सकते हैं लाइट कलर आपसे बोल रहा है, ये 7 है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि सभी को मिक्स किया जाता है एंड देन यहाँ पे एक रेंडमली एक बॉल जो है पिक किया जाता है, वहाँ से बैग से आउट किया जाता है, बाहर लिया जाता है। सो आपके पास में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जो बॉल है वो उजली बॉल यानी कि ब्राउन होगी। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो टोटल कर लीजिए आप इसको, 5 + 3 8 + 7 ये 15 हो गया, यानी कि टोटल यूनिट 15 है। अब ब्राउन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्राउन टोटल कितनी है 7, यानी कि 15 में से 7 बार तो चांसेस हैं कि ब्राउन ही आएगी। तो यहाँ पे और टोटल कितनी है 15, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 7/15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं ये, अभी थोड़ा मैं जूम करके आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए इसलिए दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आपको जो है फिगर दिख रहा है, अभी आपको जो है नेक्स्ट फिगर बताना है, अगला चित्र, यानी कि इसके आगे कौन सी आकृति बनेगी यहाँ पे। सो देखिए ये एक स्टार की आकृति है, ये जो है मूव कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको समझना है इसको। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है राइट साइड में था, अगेन जो है ये लेफ्ट साइड में गया, फिर यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में गया, फिर लेफ्ट साइड में गया। अब आगे जो आना चाहिए वो आपके पास में राइट साइड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि राइट साइड में कहाँ पे आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये टॉप पे था, फिर देखिए सेकंड में जो है आपके पास में, सॉरी यहाँ पे टॉप पे था, फिर उसके बाद में सेकंड में देखिए यहाँ पे मिड में गया, फिर जो है ये डाउन में गया, तो अगेन ये टॉप पे जाएगा और इस तरीके से ये स्टार यहाँ पे बनेगा और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे आपके पास में दिया गया है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी क्या बनाया गया है, एक आकृति बनाई गई है। इसके अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींच दिया और इस तरीके की आकृति है। इसमें जो है ये देखिए रोटेट हो रहा है, और ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे था और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, यहाँ पे पहुंच गया। मतलब ये जो है जस्ट 45, ठीक है, 45 90 का ही यहाँ पे एंगल मानना है आपको। अब ऐसे नाप के तो नहीं बता सकते, लेकिन 45 अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है इतना, तो 45 अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है मतलब 90। अब अगेन देखिए ये यहाँ पे था, अब आगे जो है ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। एक चेंज और हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे तो ये बिल्कुल एक लाइन था, उसके बाद में ये जो डॉट है ये पहले तो नीचे था, अब इसको ऊपर लगा दिया। मतलब इस डॉट को जो है आगे पीछे कर रहा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं, और एक रोटेट कर रहा है। अब अगला यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे था 45 पे पहले रोटेट हुआ, अब अगेन जो है ये यहाँ पे पहुंच गया। मतलब ये अगेन जो है 90 का रोटेशन हुआ है। अगर यहाँ पे लाइन खींचे तो ये 45 इधर 45 इधर, ये 90 का रोटेशन हुआ है, तो ये लाइन यहाँ पे पहुंच गया। अभी देखिए जो डॉट ऊपर था यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अभी वापस वहीं पे आ गया, और ये जो है यहाँ पे सिंपल वैसे की जैसा रह गया। अब अगली आकृति जो होगी यहाँ पे देखिए 90 हो रहा है, 45 हो रहा है, फिर 90 हो रहा है, तो इससे आगे जो आता है वो 135। 135 कैसे रोटेट करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ से 135 जाएंगे तो 90 आने के लिए तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है 45 और ऐड कर दे तो मतलब ये जस्ट यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये दो तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉट वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे, अब ये अगली आकृति में यहाँ पे आएगा। एक इसमें दिया गया है, एक इसमें दिया गया है। यहाँ पे तो देखिए ये पहले की जगह ये दे रखा है, तो ये नहीं हो सकते। अब इनमें देखिए तो ये जो है जस्ट 45 पे हो रहा है। अब देखिए एक केस ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा भी कर सकता है 45 90 45, लेकिन इसमें जो है अभी अपने पास में सबसे पहले अगर दोनों केसेस में ऐसा दिया गया हो कि ये बढ़ता ही जा रहा है एंगल, तो पहले आपको यही मानना है। अगर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मानना है, और ये आंसर हो जाएगा फिर आपके पास में थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये अगर 45 होता तब तो ये 4 आंसर होता, और अगर 135 है तब ये, लेकिन पहले आपको जो है बढ़ती हुई सीरीज को ही प्रायिकता देनी है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है आपके पास में, इसमें भी आपको पास में दिया गया है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा, और ये भी बेहतरीन सवाल है। ये एक ट्राइंगल है, उसके बाद में एक जो है एक सर्कल बनाया और उसको जो है इस तरह से काट दिया। नेक्स्ट जो आपके पास में एक डॉलर जैसी आकृति बनाई, फिर आपके पास में एक ट्राइंगल आया। अब देखिए यहाँ पे इससे ये हुआ है, उसके बाद इससे ये हुआ है, तो अगली आकृति क्या हो सकती है? देखिए ट्राइंगल तो होगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल से ट्राइंगल डायरेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से ये जाना है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइंगल वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये आपके पास में आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे देखिए डॉलर है, ये इस तरह से ये फाई जैसी आकृति बनाई हुई है। तो अगला जो होगा इसका आंसर ये थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अगर रिपीट करने आए हम तो फिर यहाँ से यहीं पे आ जाएगा। देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास में, इस ट्राइंगल को आप यहाँ पे रखिए तो इससे अगली आकृति क्या आएगी? यही आएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। आप इसको एक तरह से फोल्ड कर लीजिए, जैसे इसको फोल्ड करेंगे ये पार्ट इस पे जो है मर्ज हो जाएगा, और इसके बाद में जो है यही आएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं। बाकी कोई नई आकृति यहाँ पे नहीं लेंगे हम, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न तो हमें दिखा नहीं रहा है कि इससे हमें पता चल पाए। और ये आकृति इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके जस्ट पीछे है, और इसको जो है इससे आगे हमें लेना है। तो इससे आगे अगर हम आए तो इस त्रिभुज को एक बार आप यहीं पे मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, तो इससे अगली जो आकृति आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 40 है, और इसमें आपको बताना है कि ये फिगर जो है इसमें से डिफरेंट कौन सा है। यहाँ पे 4 फिगर दिए गए हैं आपके पास में, ये 1 2 3 और 4, इसमें से डिफरेंट कौन सा है ये आपको बताना है। चारों फिगर यहाँ पे आपके पास है, तो आप देख लीजिएगा आराम से। सबसे पहली आकृति में अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरो है ये इस साइड में है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये एरो इस साइड में है और ये भी एरो इस साइड में है। अगेन देखिए ये एरो इस साइड में है, ये एरो, यानी कि ये दोनों एरो पास में है। इसमें भी देखिए दोनों एरो पास में है, लेकिन इसमें मैं देखूँ तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया इससे आंसर निकालने का। अगला क्या हो सकता है कि आप इसमें देखिए ये आकृति रोटेट हो रही है। सबसे पहले ये यहाँ पे था देखिए, फिर यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा 90 डिग्री, फिर देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे आया। अगली आकृति में ये एरो इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से यहाँ पे ये एरो जो है इस साइड में बनना चाहिए था, और यहाँ पे ये बनता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन ये इस साइड बना दिया इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी की श्रेणी में रखा गया है? तो आप सभी को पता है ये आर्टिकल कौन से में दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कौन से आकृति में जो है बाल मजदूरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 14 साल। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है मजदूरी करवाना गैरकानूनी माना गया है, और इसके लिए संविधान में जो है प्रावधान भी है, उसमें एक अनुच्छेद दिया गया है। वो अनुच्छेद कौन सा ये आप मुझे बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो है मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली है? तो ये आपको बताना है। ये आंसर हो जाएगा बराक। ये मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली है। ये सारी मिसाइल, लक्ष्य भी मिसाइल है, त्रिशूल भी, नाग भी, लेकिन बराक जो है एक मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली है। अब देखिए नेक्स्ट,
ये सवाल जो है 2015-16 का है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने कम कर लिया आज। कंप्यूटर का टर्मिनल बॉक्स किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपके पास में आउटपुट। ठीक है, ये फटाफट से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए एमसीक्यूज हैं, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है कि गबन नामक पुस्तक किसने लिखी? ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोदान जिसने लिखी थी वही गबन भी लिखी थी। ये आपके पास में देखिए, ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बैलों की जोड़ी आपने सुना होगा, ये अभी इन्होंने लिखी थी। उसके बाद देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि टॉल्कीज, ठीक है, जिसमें जो है वॉइस का यूज किया गया था, वो कौन सी थी? आप सभी को याद रख लेना है, वो हो जाएगा आलम आरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर साइड ऑफ द माउंटेन पुस्तक किसने लिखी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा फॉर सलमान खुर्शीद। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि ज़्यादा पुरानी पुस्तक ही आपसे नहीं पूछेगा। अगला सवाल आपके पास में देखिए कि एक पुरुष जो है एक मूर्ति की तरफ इशारा करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी जो है क्या बोलता है कि इसकी माँ, बोलता है कि इसकी माँ जो है, जो मूर्ति की माँ की बात कर रहा है, माँ मेरे बाप यानी कि फादर की जो है पुत्री यानी कि उसकी डॉटर, पुत्र की पत्नी यानी कि उसकी वाइफ। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, तो इस मूर्ति से मेरा क्या रिलेशन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि ये मैं मान लेता हूँ कि मूर्ति रखी हुई है। इसमें बोला गया है कि इस जो मूर्ति है इसकी माँ है, ये क्या है? मेरे बाप यानी कि राम का जो बाप है, बाप के पुत्र की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पे राम का मैंने बाप मान लिया यानी कि पिता मान लिया। ठीक है, इसको जो है इसका पुत्र होगा, और ये पुत्र ये भी बोल रहा है कि इसका कोई ना तो भाई है और ना ही बहन है, तो ये पुत्र हो गया। अब इसकी जो है ये माँ है, ये जो है इसके पुत्र की पत्नी है, तो इस पुत्र की पत्नी है यानी कि जो राम बोल रहा है इसकी खुद की ही पत्नी है ये। अब इकलौता है, राम खुद ही है, अपने पिताजी का पुत्र खुद ही होगा, और उसकी पत्नी की बात कर रहा है, तो वो उसकी पत्नी होगी कौन? इस बच्चे की माँ। ठीक है, ये जो मूर्ति बनी हुई है, तो मूर्ति से इस राम का क्या संबंध है? मूर्ति में जो है वो उसका खुद का ही बच्चा है, तो उसका पिता हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा? अपने पुत्र की बात कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि एक कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो है स्कैम, SCAM, इसको जो है लिखा गया है 36, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में रोमा को क्या लिखा जाएगा? आप सोचिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे S का जो है कोड होता है, क्या होता है? 19 होता है। ऐसे केसेस में हमेशा इनका कोड लिख लीजिए। C का कितना होता है? 3 होता है। A का 1 होता है, और M का जो हो कितना होता है? 13 होता है। अब एक बार तो आप इनको जोड़ लीजिए, एक बार गुणा करके देख लीजिए, वही डेफिनेटली इसका जो आंसर आता है, ऐसे जब किसी का कोड का नंबर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 19 और 1 20, और 20 और 26, 26 प्लस 10 36, यानी कि ये सही है। 36 जो है इसका आंसर आ रहा है, मतलब रोमा का भी कोड का जोड़ना है। तो देखिए ROME। अब देखिए R का कितना होता है? 18, O का 15 होता है, M का 13 मैंने अभी बताया, A का 1 होता है। तो देखिए 13 और 1 14, और 14 दूना 28 और 1 29, 29 और 10 आपके पास में कितना हो जाएगा? 39, 39 प्लस में 8 आपके पास में कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 47। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आपको जो है एक पजल टाइप में दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसमें आराम से नंबर दिख रहे होंगे आपको, और इसका पता लगाना है। देखिए एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि 3 से 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का 96, 96 का 192, और 192 का डबल यानी कि इंटू 2 करना है, तो 192 इंटू 2 करेंगे तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट आएगा 4, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 4 है, यही आंसर है। पूरा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए भाई, आपका कहा भी पूरा हो गया। आधे घंटे में आज लगभग वीडियो खत्म भी हो गया। सारे क्वेश्चंस आज ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, आसान भी नहीं थे, लेकिन इजी टू मॉडरेट आप इसे कह सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करंट का हटा दिया था, वो 2015-16 का था, तो वो आपके काम का नहीं था। अभी जो है आपको आउट ऑफ 29 आपका कितना स्कोर रहा मुझे बताना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में पूछे हैं, और ऐसे मैं आगे भी करूँगा। आप इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। बाकी ऐसा एग्जाम टाइम चल रहा है तो आप पूरा वीडियो डेफिनेटली देखते होंगे। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कैसा लगा ये वीडियो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक तो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादातर PDF जो है वो मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा देता हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। टेलीग्राम ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पे माई स्टडी दोस्त सर्च करके भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।